और इस वक्त की बड़ी खबर, सुशांत केस में सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। रिया शोविक के फोन को ईडी ने जब्त कर लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती, उनके फोन को ईडी ने जब्त किया है। पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के फोन को भी ईडी ने रख लिया अपने पास। मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं और कल ईडी ने तीनों से पूछताछ की थी। तीनों से कल 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई। और अमित राय हमारे साथ फोन लाइन पर, हमारे सहयोगी। अमित, क्या अपडेट है? निश्चित तौर पर ये बड़ी खबर है कि तीनों के फोन को जो है जब्त कर लिया गया है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था कि बहुत सारे मैसेजेस जो है रिया की तरफ से मीडिया में भी आ रहे थे, और हमने देखा कि रिया सुशांत के पिता का भी जो है चैट सामने आया, किस तरह से वो मिन्नतें कर रहे थे कि उनके बेटे से बात करा दी जाए, लेकिन ये बात नहीं करवाई इन्होंने। बहुत सारी चीजें हुई, किस तरह की बातचीत हुई, आपस में रिश्ते कैसे थे, इन सारी चीजों की जानकारी के लिए और जो कुछ महत्वपूर्ण डेटा जो है रिया बता रही है कि मोबाइल से डिलीट हो गए हैं, उन सारी चीजों को रिकवर करने के लिए जो है तीनों लोगों के मोबाइल फोन को जो है अपने कब्जे में ले लिया गया है। और इन फोन को जो है डिलीट हिस्ट्री रिकवर करने के लिए फॉरेंसिक जांच के लिए जो है भेजा गया है। अब देखना ये होगा कि इन तीनों के फोन से क्या कुछ जो है महत्वपूर्ण जानकारी ईडी को जो अमित दस्तावेज बार बार मंगाए गए, श्रुति से भी मंगाए गए, रिया से भी मंगवाए गए, उनके भाई से भी मंगवाए गए, लेकिन इन दस्तावेजों के सामने आने के बाद ईडी को क्या जरूरत आन पड़ी? क्या वो मैसेज आधार हैं या फिर उसके पीछे कुछ और बात है? देखिए, जो दस्तावेज इन्होंने सबमिट किए हैं अपने आईटीआर से संबंधित भी जो है, उसमें जो है इन्होंने अपनी आय जो है वो बहुत कम दिखाई है, लेकिन खर्च जो है उससे ज्यादा दिखाया गया है। तो आखिरकार जो करोड़ों का लेन देन हुआ है। अमित, हम आपको रोकना चाहेंगे, एक और बड़ी खबर है, उसके बारे में भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन इस खबर को दर्शकों के सामने रखते हैं। ईडी के सामने श्रुति का एक बड़ा खुलासा सामने आया। सुशांत के सारे फैसले रिया लेती थी, यानी कि सुशांत की सारी एक्टिविटी की जानकारी रिया को थी। पैसों के लेन देन से लेकर कंपनी, सारी चीजें जो फैसले लेती थी वो रिया लेती थी। अमित, ये एक बड़ा खुलासा सामने आया है। देखिए, निश्चित तौर पे ये श्रुति जो है वो शोविक, रिया और सुशांत तीनों की जो है मैनेजर रह चुकी हैं, बिजनेस मैनेजर थी सुशांत की। और हमने जो आज चैट हमारे हाथ लगा है कि जब पिता ने रिया से मिन्नतें की, सुशांत से बात नहीं हो पाई, तो उन्होंने श्रुति से भी मिन्नतें की चैट पे, लेकिन श्रुति ने भी जो है बात नहीं कराई। आखिर क्या कारण था? दूसरी बात है कि श्रुति को अपॉइंट सुशांत के यहाँ रिया ने करवाया था, तो इन तीनों के कनेक्शन के बारे में आखिर श्रुति क्या जानती है? क्या पैसों की धोखाधड़ी को लेकर रिया ने जो है श्रुति को ज्वाइन करवाया था सुशांत के यहाँ पे? क्योंकि मुंबई पुलिस को जो श्रुति ने स्टेटमेंट दिया था, इसके पहले उन्होंने कहा था कि एक कंपनी के बारे में जो है वो चर्चा जो सुशांत ने की थी, ये वही कंपनी है जिसमें शोविक डायरेक्टर है। आखिरकार तीनों के लेन देन के बारे में श्रुति क्या जानती है? और जिस तरह से उन्होंने अभी खुलासा किया है कि सारे फैसले जो है रिया लेती थी, पैसों के ट्रांजेक्शन से लेकर बिजनेस तक और पूरे घरेलू चीजों पे जो है उनका कंट्रोल था। तो कहीं ना कहीं इन तीनों के बीच की जो कड़ी है, यानी सुशांत, रिया और शोविक, उसके बीच की एक अहम कड़ी जो है श्रुति मोदी है, और इसलिए उनको 3 दिन से लगातार जो है दस्तावेजों के साथ पूछताछ के लिए बुलाया गया है। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल लगातार आप खबरों पर बने रहेंगे हम, और कोशिश करेंगे कि अभी पल पल की जो अपडेट है हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहें। इसी मामले में श्रुति मोदी और सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ हो रही है, और कल भी इनसे ईडी ने पूछताछ की थी। ये जानकारी इस वक्त की आ रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अब श्रुति ने जो बात कही है वो हो सकता है कि इस पूरे मामले का टर्निंग पॉइंट साबित हो पाए। तो चलिए तस्वीरों के जरिए देखिए, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, और श्रुति मोदी और सिद्धार्थ पिठानी, ये वो 2 चेहरे हैं, कह सकते हैं कि 2 ऐसे चेहरे जिन्हें पूरी जानकारी थी। एक सिद्धार्थ पिठानी हैं जो सुशांत के बारे में अच्छी जानकारी रखते थे, और दूसरी हैं श्रुति मोदी जो कि सभी की मैनेजर रह चुके, सुशांत की पूर्व मैनेजर, और अभी मैनेजर थी वो रिया की। और ऐसे में उन्हें बहुत कुछ पता है, और उनके मार्फत जो बातें सामने आ रही हैं वो अब ईडी कोशिश कर रहा है कि उसे और भी खोल पाए। तो कल भी इनसे ईडी ने पूछताछ की थी, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए तीसरी बड़ी खबर यह है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच कौन करेगा, और इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद सीबीआई को सुशांत केस ट्रांसफर किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट मुहर लगाएगा या फिर नहीं, यह तय आज ही होना है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार के बीच इस बात को लेकर
एक लंबी खींचतान है कि इस केस को सीबीआई से जांच कराई जाए या फिर नहीं। बिहार सरकार जहां इस केस की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है, वहीं महाराष्ट्र सरकार लगातार सीबीआई जांच से भाग रही है और मुंबई पुलिस की जांच को सही बता रही है। इधर इस मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती लगातार सीबीआई जांच का विरोध कर रही है। रिया चक्रवर्ती ने कल ही सुप्रीम कोर्ट में एक और हलफनामा दायर किया और केस को लेकर कई सवाल किए थे। और ऐसे में आज सुशांत सिंह राजपूत मामले में आज होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई काफी अहम है। तो पूरी जानकारी हम आपको दे पा रहे हैं और जानकारी यह है कि आज इस बात को लेकर फैसला होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर आएगा कि सीबीआई से इस मामले की जांच कराई जाए या नहीं। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया, महाराष्ट्र की जो पुलिस कहती है वो बिहार पुलिस से ठीक उलट है। तो एक विरोध है सुप्रीम कोर्ट में, जो हलफनामा महाराष्ट्र पुलिस ने दिया है उसमें एक विरोध झलकता है कि सीबीआई जांच नहीं कराई जाए। सुशांत मामले की जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश कर दी गई थी। मुंबई पुलिस ने कहा कि निष्पक्ष तरीके से वो जांच कर रही है। जल्दबाजी में मामले की जांच सीबीआई को दी गई है। जांच करना, गवाहों के बयान दर्ज करना बिहार पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और एक बात और भी कि बिहार पुलिस का एफआईआर दर्ज करना राजनीति से प्रेरित लगता है महाराष्ट्र पुलिस को। और इससे भी बड़ी बात जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र पुलिस ने जो हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो कही गई है उसमें यह कहा गया है कि यह संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ है। तो सुशांत केस में आज सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई से पहले सुशांत की बहन श्वेता ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के सकारात्मक परिणाम के लिए प्रार्थना करें। तो हम आपको बता रहे हैं, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सुशांत केस की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले इस बात को लेकर कि सीबीआई जांच होगी कि नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि उनकी बहन ने एक ट्वीट किया। सुशांत की जो बहन श्वेता है उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के सकारात्मक परिणाम के लिए प्रार्थना करें। और सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने रिया पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि रिया जब फंसने लगी तो मीडिया ट्रायल से परेशान होने लगी। मीडिया का काम सच दिखाना है। लोग जानना चाहते हैं इसमें क्या हुआ है। जहां सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में किसी की मौत होती है, जैसे सुशांत की हुई है, तो उसमें मीडिया आता ही है और विश्व में ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि इस तरह के मामले को मीडिया कवर न करे। जहां तक मीडिया ट्रायल का सवाल है, अभी तक जब मुंबई पुलिस पूरे बॉलीवुड को बुला करके रोज उनका क्वेश्चनिंग कर रहा था और रोज रिलीज करता था कि आज 4 घंटे फलाने बैठ के गए और 5 घंटे पुराने फलाने बैठ के गए, तब तो रिया को प्रॉब्लम नहीं थी कि मीडिया ट्रायल हो रहा है। अब जब मामला उनके पर आ रहा है और उनके ऊपर शिकंजा जब कस रहा है धीरे धीरे, क्योंकि सारे तथ्य उनके खिलाफ आ रहे हैं और उनका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे संगीन क्राइम में इस्टेब्लिश होता जा रहा है रोज दिन पर दिन, अब उनको मीडिया ट्रायल सडनली लग रहा है। तो इसलिए इस तरह की बातें जो हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। सच्चाई जानने का हक हर इंसान को इस देश में है और मीडिया का काम है सच्चाई को दिखाना। इधर बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने भी रिया पर हमला करते हुए कहा कि बौखलाहट में रिया बिहार सरकार और मीडिया पर आरोप लगा रही हैं। दूसरे पर आरोप लगाने से बेहतर है खुद के अंदर झांकें। वो कर रही थी, इसमें मीडिया को क्या लेना देना है, किसी सरकार को क्या लेना देना है। जो उन्होंने जो कार्य किया है, जो कृत्य है, उस कृत्य के हिसाब से वो आज उनको लोग घेर रहे हैं। वो परेशान हैं और परेशान होकर अपने कमजोरियों को दूसरों के कंधा पर रख के बंदूक चलाना चाहती हैं। पहले अपने कृत्य को देखें और किसी को क्यों नहीं कह दिया, उन्हीं को क्यों कहा जा रहा है, इस पर विचार कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। इस जांच को लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचने से घबरा रही हैं और सीबीआई ने जब ये जांच शुरू करने का फैसला कर लिया है, एफआईआर उनके खिलाफ अन्य 5 लोगों के साथ दर्ज हो चुका है, तो उन्हें ये पता है कि उन्होंने अगर कोई गुनाह किया है तो इसका सच सामने बहुत ज्यादा समय तक नहीं रुक पाएगा और फिर निस्संदेह उनके लिए कठिनाइयां काफी बढ़ सकती हैं। और इसीलिए उन्होंने नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत आरोप लगाए। हमने स्पष्ट कर दिया, किसी के कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो सच्चाई है
जब सब जुडिशियस मैटर है, जब इन्वेस्टिगेशन अब सीबीआई करेगा तो हम लोगों को जो है उल जूल चलीस कौन क्या बोल रहा है हर चीज़ में रिएक्शन देने का कोई मतलब नहीं रह जाता। और कोई क्या कहता रहे उसका ऑथेंटिक जो बातें हैं अब जो होगी भाई एविडेंस के साथ वो तो कोर्ट में आएगी। अब सीबीआई जांच करी तो मेरे ख्याल से जब आपने सीबीआई को दे दिया है, महाराष्ट्र की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, महाराष्ट्र की पुलिस ईमानदारी के साथ जांच पड़ताल नहीं करेगी तो फिर सीबीआई का रिकमेंडेशन जो है बिहार के मुख्यमंत्री ने किया और भारत सरकार ने तत्काल उसको मान लिया। अब उसके बाद जिस ढंग से इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, ये हमारे जैसे आदमी को चिंता होती है कि कहीं महाराष्ट्र और बिहार के बीच में टकराव। तो जांच जैसे इससे आगे बढ़ती है, रिया चक्रवर्ती और उसके करीबियों की तरफ से भी सुशांत के परिवार पर आरोपों का एक सिलसिला शुरू हो गया है। रिया चक्रवर्ती और श्रुति मोदी की तरफ से सुशांत के पिता का 2 चैट वायरल किया गया है जो उन्होंने 29 नवंबर 2019 को किया था। जो पहला मैसेज है वो 12:16 का है जो के सिंह ने सुशांत की एक्स मैनेजर श्रुति मोदी को किया है। मैसेज में क्या लिखा है ये देखिए। मैं जानता हूं कि सुशांत के सारे कर्ज और उसे भी तुम देखती हो, वह भी किस स्थिति में है इसके लिए बात करना चाह रहा था। सुशांत से बात हुई थी तो उसने कहा था कि मैं बहुत परेशान हूं। अब तुम सोचो कि एक पिता को कितनी चिंता होगी उसके लिए, इसलिए तुमसे बात करना चाह रहा था। तुम बात नहीं कर रही हो तो मैं मुंबई जाना चाहता हूं, फ्लाइट का टिकट भेज दो। जब तुम जान गई कि मैं सुशांत का पापा हूं तो बात क्यों नहीं की? आखिर बात क्या है? फ्रेंड बनकर उसका देखभाल और उसका इलाज करवा रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे भी रहे, इसलिए कॉल कर मुझे भी सारी जानकारी दो। और बात बिहार में बाढ़ की। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की आपने बहुत सी तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन हम जो आज दिखाने जा रहे हैं वैसी शायद ही कभी कोई तस्वीर आपने देखी होगी। मुजफ्फरपुर में शादी की अजीब तस्वीर दिखी। बाढ़ से घिरे गांव में दूल्हा नाव से बारात लेकर पहुंचा। दूल्हा खुद नाव पर सवार था, जबकि बारातियों को बाढ़ के पानी के बीच होकर जाना पड़ा। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के भटंडी गांव की है। समस्तीपुर के ताजपुर थाने के मूसापुर गांव से बारात आई थी। दरअसल दोनों पक्षों में शादी की तारीख बदलने पर सहमति नहीं बन पाई और इसके बाद हसन रजा और मजदा खातून की शादी बाढ़ के पानी से घिरे गांव में ही हुई। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक को छोड़कर बाकी नदियां उफान पर हैं। बाढ़ की वजह से 7 प्रखंडों के 42 पंचायत प्रभावित हैं, जिनमें 18 पंचायतों की स्थिति बहुत ही खराब है। बाढ़ प्रभावित इलाके में प्रशासन की तरफ से 188 नाव और 7 बोट चलाई जा रही हैं। तकरीबन 18,630 परिवार हैं जहां पॉलिथीन पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अब भी बहुत सारे लोग हैं जो बांधों पर शरण लिए हुए हैं, उन्हें उन तक मदद नहीं पहुंची है। विधान प्रखंड के भेज बांध पर रह रहे शरणार्थियों का हाल जाना हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। धान प्रखंड का लगभग 5 पंचायत बाढ़ प्रभावित है। आप देख सकते हैं पूरा इलाका जलमग्न है और यहाँ की जो स्थिति है वो काफी खराब है। लोग जो है सो ऊंचे स्थान पर शरण लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की शिकायत है अब तक किसी भी तरह की सुविधा यहाँ पर नहीं पहुँची है। जहाँ मैं खड़ा हूँ हुआ वाटर बेस बांध है। लोग किसी तरह यहाँ पर ऊंचे स्थान पर आकर के अपने सामान को सुरक्षित रखे हैं और हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये महिला जो है यहाँ पर क्या कर रही है। जी बताइए क्या सब दिक्कत है, क्या कर रही है? खाए पिए खाने सब चीज भैंस गले, कपड़ा लता जो वन पैंट सीधा पानी रहे सो भैंस, बाल बच्चा सब भूखा मरे। तो ये आप क्या कर रहे हैं? ये धरती मैट खुले से चूल्हा बनबे कुछ बने सब जगह उठे। तो अभी तक
कोई प्रशासनिक लोग कोई नहीं तो प्रशासन कोई तो थारा कोई कुछ नहीं दल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी लोग हैं सभी लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से है और ऊंचे स्थान पर शरण लिए हुए हैं, लेकिन अब तक इन लोगों के पास किसी भी तरह की सुविधा नहीं पहुंची है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, बिथान, समस्तीपुर। और दरभंगा के बाढ़ प्रभावित हनुमान नगर प्रखंड में हालात बहुत खराब हैं। सड़क, घर, दुकान, मकान, मंदिर सभी में पानी है। सिनवारा गांव के लोग अपने घरों को छोड़कर वाटरवेज बांध पर शरण लिए हुए हैं। लोगों का आरोप है कि करीब 20 दिन से वो लोग बांध पर हैं, लेकिन अब तक कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची। माल जाल के रौदा में तपस गेल, मर गेल। हमरा सबके तऽ जे होइया से तऽ होबे करैया। सिनवारा गांव के छी, हनुमान नगर ब्लॉक है। हम सब तब एकदम मरे छी, 16 दिन से छी, कुछ नहीं दैया, घर उर सब दहा देता। नहीं मिलल, नहीं मुखिया तरफ से कुछ मिलल, नहीं सरकार तरफ से कुछ मिलल। हम सब 1 महीना से रोड पर भूखे तक रह रहे हैं, न पन्नी का साधन है, न कुछ का साधन है। चंदा उसल के पन्नी लगाए हैं। धूप बरसात में यहाँ पर बाल बच्चा लेकर रह रहे, कोई सहायता करने वाला नहीं। और छपरा के पावर ग्रिड में पानी घुसने की वजह से परसा समेत आसपास के इलाके में 10 दिन से बिजली गायब है। इसे लेकर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने सरकार पर निशाना साधा, लेकिन पप्पू यादव के परसा दौरे के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। लोग सेल्फी लेते दिखे। खुद बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाकर पप्पू यादव ने नियम कानून का मौखौल उड़ा दिया। ना तो कहीं शौचालय है, ना तो कहीं जनरेटर है, ना तो कहीं चापाकल है, ना तो कहीं पन्नी है, ना तो कहीं डेंगी नहीं है। 9 तो छोड़ दीजिए जनरेटर के अलावा, जनरेटर 9। इसलिए आज बैकुंठपुर, पानापुर, तरैया, मसरत, परसा, फिर बैकुंठपुर जा रहे हैं। हालात वहां अच्छे नहीं है। लोगों की लाख गुहार के बावजूद जब बेतिया में उत्पाती बंदरों पर लगाम लगाने की फरियाद वन विभाग ने नहीं सुनी, तो ग्रामीणों ने खुद जुगाड़ टेक्नोलॉजी की मदद से बंदरों को कैद कर लिया। लेकिन वन विभाग इन्हें ले जाने को तैयार नहीं है और ऐसे में बंदरों को रखने में परेशानी हो रही है। बेतिया का अवरैया पंचायत के लोग पिछले 10 वर्षों से बंदरों के आतंक से परेशान हैं। यहां बंदरों की संख्या 3000 के करीब है, जो आए दिन फसलों को तो बर्बाद करते ही हैं, कई घरों के खप्पर भी तहस नहस कर देते हैं। यही नहीं, अब तक कई ग्रामीण भी इसका शिकार बन चुके हैं। बंदरों के उत्पात से परेशान ग्रामीणों ने वन विभाग से भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम लोगों का कोई भी फसल और जो है सो घर के अंदर का रखा हुआ सामान नहीं बचता है। हम लोग का छप्पर भी उजाड़ देता है। इस समस्या को लेकर के हम लोग फॉरेस्ट विभाग में जाकर के अपना एथी किए, क्या कहते हैं, दरखास्त किए। वन विभाग ने जब कोई कार्रवाई नहीं की, तब गांव के 2 युवकों ने जुगाड़ टेक्नोलॉजी के जरिए अब तक कुल 45 बंदरों को पकड़ा। ट्रैक्टर में कैद कर बंदरों को रखने में अब ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। सूचना पर वन विभाग के अधिकारी पहुंचे जरूर, लेकिन उनके पास बंदरों को ले जाने का कोई साधन ही नहीं था। वन विभाग को खबर किए, जिसमें रेंजर साहब यहाँ आए हुए थे। उसके बाद में जो है ना उनके पास जाल था और ना कोई पकड़ने वाला टीम था, तो वो बोले कि कैसे जाएगा। तो हम लोग बोले कि सर अब आपकी जिम्मेवारी है, आप जैसे ले जाइए। रखने में परेशानी है सर, मर जाएगा तो उसका कौन जिम्मेवारी होगा। हम लोगों ने अपने ही तरकीब से जो गांव के बबलू कुमार और जयप्रकाश शाह मिलकर अपनी युक्ति से बनाए लो 35-40 बंदर पकड़े हैं। और हम लोग अपील करना चाहते हैं कि वन विभाग इस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करे। 2017 में बंदरों को पकड़ने के लिए पटना जू की एक टीम बेतिया पहुंची थी, लेकिन बंदरों को पकड़ पाने में सफलता नहीं मिली। और आज जब ग्रामीणों ने जुगाड़ टेक्नोलॉजी के जरिए इन्हें पकड़ लिया, तब वन विभाग संसाधनों की कमी का रोना रो रही है। वन विभाग की उदासीनता के कारण बंदरों को रखने में ग्रामीणों के पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में जरूरी है इस मामले को गंभीरता से लेने की, ताकि बंदरों के आतंक से लोगों को निजात मिल सके। न्यूज 18 के लिए
बेतिया से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। और आगे देखिए जोहार झारखंड।